ये रिहायशी इलाका था। बड़ी बड़ी कोठियां थीं। फायरिंग के बाद बाहर सन्नाटा छा गया था। हो सकता है फायरिंग सुनकर किसी ने फोन कर दिया हो और पुलिस किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती थी। सबसे अहम बात यह थी कि बेला भी भाग गई थी। वो बहुत चालाक औरत थी, कोई फौरी कार्रवाई कर सकती थी। इसलिए मैं जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहता था। मैं कन्याकुमारी का हाथ पकड़े उसे तकरीबन खींचता हुआ बरामदे में आ गया। रत्ना भी उसी वक्त बाहर आ गई। पोर्च में शोभा की स्याह रंग की शानदार कार खड़ी थी। मैंने पिछला दरवाजा खोलकर कन्याकुमारी को अंदर बिठा दिया और बाहर वाले गेट की तरफ दौड़ा। रत्ना ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को घुमाती हुई गेट की तरफ ले आई। मैं इस दौरान गेट खोल चुका था। गाड़ी जैसे ही गेट के करीब पहुंची, मैं पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। गली काफी कुशादा थी। गेट के बाईं तरफ सफेद रंग की एक कार खड़ी थी। ये यकीनन वो कार थी जिस पर बेला उन कमांडोज को लेकर आई थी और बंगले की अकबी दीवार फांद कर फरार हो गई थी। मैं एकदम चौंक गया। कन्याकुमारी मुझे पिछली सीट पर नजर नहीं आई। मैंने उचक कर देखा तो मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। कन्याकुमारी सीट पर लेटी हुई थी। उस पर कपकपाहट तारी थी। उस वक्त 10:30 भी नहीं बजे थे। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है। कन्याकुमारी के फ्लैट पर वापस जाना खतरनाक था। कोई और जगह हमारी नजरों में नहीं थी जहां पनाह ली जा सकती। उस वक्त तो हम इस इलाके से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे। कन्याकुमारी भी उठकर सीट पर बैठ गई। कार में कदरे सुकून महसूस करके उसने अपने आप पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। वो मुतवहश नजरों से इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। अगले चौराहे पर कार दाईं तरफ मोड़ लेना दीदी। मैंने पूछा, कहाँ? कोई ठिकाना है तुम्हारी नजरों में जहां वक्ती तौर पर पनाह मिल सके? कन्याकुमारी ने कहा, हाँ, बाबू रोशन अली। वो मुसलमान है। तुम्हारी वजह से हम सबको चंद रोज के लिए उसके यहाँ पनाह मिल सकती है। मैंने कहा, क्या उस पर एतमाद किया जा सकता है? कौन है वो? कन्याकुमारी ने कहा, वो एक बिजनेसमैन है। चंद महीने पहले मैं एक और रेस्टोरेंट में थी। वो बहुत ऊंचे मयार का रेस्टोरेंट था। वहां बाबू रोशन जैसे दौलतमंद आदमी ही आते थे। बाबू रोशन मुझे पसंद करने लगा। वो हमेशा मेरी मेज पर आकर बैठता। एक मर्तबा वो मुझे अपनी कोठी पर भी ले गया था। फिर वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगी। इस दौरान रत्ना चौराहे पर उसकी बताई हुई समत में कार मोड़ चुकी थी। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी वजह से हमें बाबू रोशन के यहाँ पनाह मिल जाएगी। लेकिन क्या यहाँ के लिए उसकी वफादारियां मशकूक हैं? वो बोली, ऐसी बात नहीं है। वो एक वफादार हिंदुस्तानी है। लेकिन जहाँ मजहब का मामला है वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा। उस पर भरोसा किया जा सकता है। और दीदी, वो आगे लिम्का का नियॉन साइन लगा हुआ है ना, वहां से कार बाईं तरफ मोड़ लेना। ये शहर के दौलतमंद लोगों का रिहायशी इलाका था। सड़क पर दोनों तरफ खंभों पर अगरचे मरकजी बल्ब रोशन थे, मगर दरख्तों की वजह से उनकी रोशनी महदूद होकर रह गई थी। बाज़ जगहों पर तो अंधेरा हो रहा था। रत्ना ने कन्याकुमारी के कहने पर कार एक और कुशादा गली में मोड़ ली। उस सड़क पर भी बंगलों के सामने दोनों तरफ दरख्तों की कतारें थीं। रत्ना ने कार की रफ्तार कम करके एक मोड़ से दरख्तों के पीछे सर्विस रोड पर ले लिया और फिर उसे उस बंगले के गेट के सामने रोक लिया जिसकी निशानदही कन्याकुमारी ने की थी। कार का रुख गेट की तरफ था। कन्याकुमारी कार से उतर गई और गेट की बेल बजाने लगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद जेली दरवाजा खुला। वो कोई औरत थी। कन्याकुमारी ने उससे कुछ बात की और जेली दरवाजे में दाखिल होकर गेट पूरी तरह खोल दिया। रत्ना कार को अंदर ले गई। कन्याकुमारी ने गेट बंद कर दिया और दौड़ती हुई कार के साथ ही पोर्च में पहुंच गई। उसने इशारा किया, उस तरफ। कार वहां ले जाओ दीदी, उस दरख्त के नीचे रोक दो। रत्ना ने कार पोर्च से आगे निकालकर दाईं तरफ मोड़कर एक बहुत बड़े और गुंजान दरख्त के नीचे रोक ली। उस जगह अंधेरा भी था और ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि ये किस चीज का दरख्त है। रत्ना ने इंजन बंद कर दिया और हम दोनों नीचे उतर आए। कन्याकुमारी ने बरामदे की बत्ती बुझा दी थी, लेकिन अंदर बत्तियां जल रही थीं, जिसकी कुछ रोशनी बाहर भी आ रही थी। लेकिन बरामदे की बत्ती बुझा देने का ये फायदा था कि हमें बाहर से नहीं देखा जा सकता था। वैसे बंगले की 4 दीवारी खासी ऊंची थी। बाहर से हमें देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन कन्याकुमारी ने एहतियातन ये कदम उठाया था और मुझे कन्याकुमारी पर हैरत भी थी। कहाँ तो ये कि वो खौफ से थर थर कांप रही थी। उसके दांत बज रहे थे और कहाँ ये कि वो इतनी तेजी दिखा रही थी। इसकी वजह गालिबन ये थी कि वो अब अपने आप को खतरे से बाहर समझ रही थी। जिस औरत ने गेट खोला था वो भी बरामदे में आ चुकी थी, लेकिन हम अंधेरे में उसे अच्छी तरह नहीं देख सकते थे। उसने बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया और हम कन्याकुमारी के साथ अंदर दाखिल हो गए। वो औरत भी अंदर आ गई। मेरे और रत्ना के पास राइफलें देखकर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। बरामदे वाले दरवाजे से गुजरकर हम जिस कमरे में दाखिल हुए वो खासा बड़ा और शानदार था। उसे बड़ा हॉल कहना मुनासिब होगा। फर्श पर दीवारों तक कालीन बिछे हुए थे।
बहुत कीमती सोफे एक दूसरे से फासले पर रखे हुए थे। सोफों के 3 सेट थे और हर सेट के सामने शीशे के टॉप वाली कॉफी टेबल रखी हुई थी। निचले हॉल के दाईं तरफ एक कुशादा राहदारी थी और उस राहदारी में भी आमने सामने 2 कमरे थे। राहदारी के आखिर में शीशे का एक बड़ा दरवाजा था। मुझे हैरत हो रही थी कि इस वसी और इस बंगले में अभी तक कोई और जी रूह दिखाई नहीं दिया था। मैंने उस औरत की तरफ देखा जो गेट खोलकर हमारे साथ अंदर आई थी। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। कद 5.5 फुट के करीब था। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके लिबास से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मुसलमान थी। उसके बारे में मेरा ख्याल था कि वो बाबू रोशन की बीवी होगी और कन्याकुमारी को यकीनन बहुत अच्छी तरह जानती होगी। इसीलिए तो उसके लिए गेट खोल दिया था और हम भी उसके साथ बेतकल्लुफी से अंदर आ गए थे। कन्याकुमारी ने तारुफ करवाया, ये नरगिस है, बाबू रोशन की हाउसकीपर। घर की सारी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। मैंने कहा, इसके अलावा यहाँ और कितने लोग हैं? कन्याकुमारी की बजाय नरगिस ने कहा, कोई नहीं। बाबू रोशन क्लब गए हुए हैं, उनकी वापसी 2 बजे के करीब होगी। मगर तुम लोग कौन हो? और ये, उसने हमारी राइफलों की तरफ इशारा किया। कन्याकुमारी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है बीबी, ये रोशन बाबू के दोस्त हैं। तुम मुझे बताओ रोशन बाबू कौन से क्लब गए हुए हैं, उनसे फोन पर बात करती हूँ और तुम हमारे लिए चाय या कॉफी बना दो। नरगिस चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देखती रही और फिर हॉल के बाईं तरफ एक दरवाजा खोलकर अंदर गायब हो गई। मैंने कन्याकुमारी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बताया था कि बाबू रोशन के साथ सिर्फ एक मर्तबा यहाँ आई थी, मगर नरगिस के साथ तो तुम खासी बेतकल्लुफ हो। कन्याकुमारी ने कहा, नरगिस से तो अक्सर फोन पर गपशप होती रहती है, वक्तन फवक्तन बाजार में मुलाकात भी हो जाती है। बहुत अच्छी औरत है। मैंने कहा, हाँ, अगर अच्छी ना होती तो बाबू रोशन पूरा घर इसके सर पर न छोड़ता। लेकिन बाबू रोशन के बीवी बच्चे? कन्याकुमारी ने कहा, उसने ये रोग पालने की जरूरत नहीं समझी। खैर तुम लोग बैठो, मैं उसे फोन पर बताती हूँ। कन्याकुमारी कहते हुए दाईं तरफ वाले सोफे की तरफ चली गई, जिसके करीब साइड टेबल पर टेलीफोन रखा था। सोफे पर बैठकर उसने रिसीवर उठा लिया और नरगिस के बताए हुए नाइट क्लब का नंबर मिलाने लगी। मैं भी उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ कॉल जल्द ही रिसीव कर ली गई। जाहिर है कॉल ऑपरेटर ने रिसीव की थी। उसने ऑपरेटर की हेलो के जवाब में कहा, मैं बाबू रोशन के घर से नरगिस बोल रही हूँ। बाबू रोशन इस वक्त क्लब में मौजूद हैं, प्लीज उन्हें जरा लाइन पर बुला दें। ठीक है, मैं होल्ड किए लेती हूँ। मैं समझ गया कि उसने क्लब के ऑपरेटर को अपनी बजाय नरगिस का नाम क्यों बताया। तकरीबन 2 मिनट के बाद दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई दी तो कन्याकुमारी ने कदरे मध्यम लहजे में कहना शुरू किया, बाबू रोशन, मैं कन्याकुमारी बोल रही हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम मत लेना। हाँ, मैंने ही ऑपरेटर को अपना नाम नरगिस बताया था। अपने नाम से फोन नहीं कर सकती थी। मैं इस वक्त तुम्हारी कोठी पर मौजूद हूँ। हाँ, एक बहुत ही अहम मामला है, तुम फौरन आ जाओ। किसी को बताने या साथ लाने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है। उसने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। फिर वो सोफे से उठते हुए बोली, रोशन बाबू तकरीबन 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। आओ वहीं चलकर बैठते हैं। हम उस तरफ आ गए जहाँ रत्ना बैठी हुई थी। हम दोनों भी रत्ना के करीब आ गए। मैं तो रत्ना के साथ उस सोफे पर बैठ गया था। कन्याकुमारी सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने कन्याकुमारी की तरफ देखते हुए कहा, रास्ते में बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब बताओ तुमने हमारे साथ आकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? वो बोली, तुम्हारे साथ न भी आती तो मेरी जान खतरे में रहती। तुमने बेला की बात सुनी थी, मेरे बारे में भी उसका इरादा नेक नहीं था। तुम लोग कहीं फरार हो जाते और मैं पकड़ी जाती तो वो लोग मुझे अजियतें दे देकर हलाक कर देते। उन अजियतों से तो बेहतर यही है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं। मुझे ये हौसला तो रहेगा कि तुम लोग मुझे बचा सकते हो। तुम्हारी बात सुनने के बाद ही मैंने तुम लोगों के साथ आने का फैसला कर लिया था। मैंने कहा, कौन सी बात? कन्याकुमारी ने कहा, तुमने कहा था कि मैंने तुम लोगों को पनाह देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैंने तुम दोनों पर कोई एहसान नहीं किया था। मैंने माउंट अबू में चंद महीने रत्ना के साथ काम किया था। वो सिर्फ चंद महीनों का साथ था, मगर रत्ना दीदी की शख्सियत ने मुझे बेहद मुतासिर किया था और उस रोज अपने रेस्टोरेंट में उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। अगर मुझे पहले से ये मालूम होता कि पुलिस को जिन लोगों की तलाश है वो तुम दोनों हो, तो भी मैं दीदी की वजह से तुम लोगों की मदद जरूर करती। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बोली, मैंने तुम लोगों को शोभा से मिलाकर बहुत बड़ी गलती की। वहां जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा दिल तो अब भी कांप रहा है, लेकिन तुम लोगों की जगह मैं होती तो भी यही करती। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना ही पड़ती है। दीदी ने तो बड़ी मेहरबानी की कि उस हरामजादी को जिंदा छोड़ दिया। राइफल मेरे हाथ में होती तो मैं उसे भी उड़ा देती। मैंने कहा, तुम अकेली यहाँ आकर पनाह ले सकती थी, हमें साथ लाने की क्या जरूरत? हो सकता है बाबू रोशन हमें अपने यहाँ पनाह देने से इनकार कर दे। कन्याकुमारी ने कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। और जहां तक तुम लोगों को साथ लाने का ताल्लुक है तो मैं समझती हूँ कि तुम मेरी कौम के बनियों से ज्यादा काबिल एतमाद हो। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे।
इसीलिए मैंने तुम लोगों को भी अपने साथ यहाँ लाने का फैसला किया। वैसे अगर तुम चाहते तो मुझे अकेले और बेसहारा छोड़कर जा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि तुम्हें भी मेरा एहसास है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन नरगिस को दरवाजे से बरामद होते देखकर खामोश हो गया। वो एक खूबसूरत ट्रॉली धकेलती हुई ला रही थी, जिस पर चाय के अलावा दीगर लवाजिमात भी रखे हुए थे। चाय खत्म होने के बाद नरगिस बर्तन समेट रही थी कि कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। नरगिस ट्रॉली छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कन्याकुमारी भी उसके पीछे ही गई। मैं भी अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। बरामदे में अंधेरा था। कन्याकुमारी वहीं पिलर के करीब खड़ी थी और नरगिस तेज तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ चली गई। गेट खुला और सफेद रंग की एक शानदार कार अंदर दाखिल हुई। वो पोर्च में आकर रुक गई। दरवाजा खुला और एक दराज कामत आदमी कार से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ा। उसने सूट पहन रखा था। अंधेरे में उसके चेहरे के नकूश वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कद्दो कामत से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो खासा स्मार्ट आदमी है। वो जैसे ही बरामदे में दाखिल हुआ, सुतून की आड़ में खड़ी हुई कन्याकुमारी की सरगोशियाना आवाज उभरी, रोशन बाबू इधर, मैं यहाँ हूँ। रोशन बाबू चौंकने वाले अंदाज में आवाज की तरफ मुड़ गया। मैं दरवाजे की जाली से उस तरफ देख रहा था। कन्याकुमारी सुतून की आड़ से निकल आई। रोशन बाबू ने आगे बढ़ते हुए कहा, कन्या तुम यहाँ, क्या मामला है? खैरियत तो है? तुम्हारा फोन सुनकर तो मैं परेशान हो गया था। कन्याकुमारी की आवाज आई, खैरियत नहीं है रोशन बाबू, एक गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और राजदारी से तुम्हें फोन करना पड़ा। वैसे मुझे अफसोस है कि मैंने फोन करके क्लब में तुम्हारी तफरीह गारत कर दी और तुम्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। रोशन बाबू की आवाज आई, क्लब की तफरीह पर लानत भेजो। कन्याकुमारी ने कहा, मामला बहुत संगीन है रोशन बाबू। उस वक्त नरगिस भी गेट बंद करके बरामदे में आ चुकी थी। वो बरामदे में रुककर उन दोनों की तरफ देखने लगी। कन्याकुमारी ने नरगिस से कहा, बीबी तुम अंदर मेहमानों के पास जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। रोशन बाबू ने कहा, मेहमान? कैसे मेहमान? तुम्हारे साथ और कौन है? कन्याकुमारी ने कहा, मैं वही बताना चाहती हूँ। नरगिस को दरवाजे की तरफ आते देखकर मैं वहां से हट गया। नरगिस ने अंदर दाखिल होकर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बर्तन समेट कर ट्रॉली धकेलती हुई किचन वाले दरवाजे की तरफ चली गई। मैं रत्ना के करीब आकर बैठ गया। बरामदे की तरफ से कन्याकुमारी और रोशन बाबू के खुसर फुसर की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर कोई बात वाज़े तौर पर समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। रत्ना भी मुस्तरिब दिखाई दे रही थी। और फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा। कन्याकुमारी और बाबू रोशन अंदर दाखिल हो रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे की कमर में बाजू हमायल कर रखे थे। दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट थी, जिससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बात बन गई है। बाबू रोशन ऊंचे लंबे कद, सेहतमंद जिस्म और सुर्खो सफेद रंगत का मालिक था। उसकी शख्सियत वाकई मुतासिर कुन थी। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं सोफे से उठ गया। कन्याकुमारी ने तारुफ करवाया, ये रोशन बाबू हैं, ये नाजी और ये रत्ना दीदी। मैंने अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन रोशन बाबू ने दोनों बाहें फैला दी। बोला, अरे जालिम, अपनों से इस तरह तो नहीं मिलते। फिर उसने आगे बढ़कर मुझे सीने से लिपटा लिया। उसके अंदाज में वाकई बड़ी गर्मजोशी थी। उसने मुझे अपने से अलग करके दोनों बाजुओं से थामे रखा। एक लम्हा मुझे देखता रहा, फिर पेशानी पर बोसा दिया और एक बार फिर सीने से लिपटा लिया। वो मुझे अलग करते हुए बोला, मुझे कन्याकुमारी ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि रॉ की कमर तुमने तोड़ी है, मगर सूरत हाल देखकर यकीन करना ही पड़ता है। फिर वो रत्ना की तरफ देखते हुए बोला, देवी जी, आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि तुम जैसी हसीन औरत इतनी बहादुर हो सकती है। वो अपने हुस्न से बड़े बड़े सुरमाओं को चित कर सकती है, और जब उसके हाथ में असलहा आ जाए तो औरत वाकई कयामत बन जाती है। वो नरगिस को अपनी तरफ आते देख कर खामोश हो गया। वो करीब आई तो बाबू रोशन ने कहा, बीबी ये हमारे मेहमान हैं, लेकिन जहां इनकी मौजूदगी की खबर इस बंगले की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे कुछ और कहने की जरूरत तो नहीं? नरगिस ने कहा, क्या मुझे कुछ समझाने की जरूरत है रोशन बाबू? रोशन बाबू ने कहा, अच्छा तो अब कॉफी पिलाओ हम सब के लिए। नरगिस किचन की तरफ चली गई। हम सब सोफों पर बैठ गए। रत्ना कन्याकुमारी के साथ और रोशन बाबू मेरे साथ बैठा। उसने एक हाथ मेरी गर्दन के ऊपर से लाकर कंधे पर रखा हुआ था। उसने कहा, अच्छा हुआ कन्याकुमारी तुम लोगों को यहाँ ले आई। पूरे शहर में पुलिस और ब्लैक कैट्स की फौज दौड़ती फिर रही है। अब बात समझ में आ गई है कि कयामत क्यों मची हुई है। मेरे बारे में तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये गैर मजहब की लड़कियां तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगाती हैं, तो मैं तो मर्द हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, हमारा दीन का रिश्ता है। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने कहा, बड़ी मेहरबानी है रोशन बाबू, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात हो तो हम यहाँ से जाने को तैयार हैं। हमें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए। रोशन बाबू ने कहा, अरे तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। मेरा आधे से ज्यादा खानदान पाकिस्तान में है, ज्यादा लोग कराची में मुकीम हैं।
मुझे मालूम है रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द कैसी तबाही फैला रहे हैं। चंद महीने पहले हमारे खानदान के 2 लड़के भी उनकी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। सुना है वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट के सामने चाय पी रहे थे कि दहशतगर्द गोलियां बरसाते हुए निकल गए। वहां 5 लड़के खाको खून में लौट गए थे। न उम्र थे, 16-17 साल क्या उम्र होती है। उन्हीं में 2 लड़के हमारे खानदान के थे। जरा सोचो उनके घर वालों पर क्या कयामत टूटी होगी। मुझे ये तो मालूम था कि पाकिस्तान में रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने तबाही फैला रखी है, लेकिन ये पता नहीं था कि वो तरबियती कैंप यहीं राजस्थान में है। इसका इंकशाफ तो उस वक्त हुआ जब तुमने माउंट अबू की पहाड़ियों में उस कैंप को तबाह किया। हिंद सरकार ने अगरचे उस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों को पता चल गया था कि उस कैंप में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती थी जो पाकिस्तान जाकर दहशतगर्दी फैलाते थे। और फिर उसके बाद तुम्हारी सरगर्मियों की खबरें बाकायदगी से अखबारों में छपती रहीं। अकेले आदमी ने रॉ को उंगलियों पर नचा रखा है। लोग खौफजदा होने के बावजूद बड़ी दिलचस्पी से खबरें पढ़ते हैं। तुम्हारे बारे में मेरे दिल में भी 1-2 मरतबा ख्वाहिश उभरी थी कि काश तुमसे मेरी मुलाकात हो सकती, लेकिन ये ख्वाब ही था और मुझे खुशी है कि आज इस ख्वाब की ताबीर मिल गई और तुम्हारे साथ रत्ना देवी को देखकर और भी ज्यादा खुशी हुई। इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि इंसानियत और सच्चाई का साथ देने वाले अब भी मौजूद हैं। हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई ये तो शनाख्त है, लेकिन असल तो इंसानियत है जिसके लिए इस किस्म के लोग किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। ऐसे लोगों की तादाद अगरचे कम है मगर उनका वजूद है। रत्ना ने कहा, और उनमें से एक आप भी हैं रोशन बाबू। रोशन बाबू कुछ कहना चाहता था कि नरगिस कॉफी ले आई। नरगिस ने सबके सामने कॉफी का 1-1 कप रख दिया। 1 कप वो खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। रोशन बाबू ने कॉफी की एक चुस्की ली और हमारी तरफ देखते हुए बोला, दिन के वक्त तो मैं घर पर कम ही रहता हूँ, लेकिन ये बीबी दरअसल यही इस घर के स्याहो सफेद की मालिक है। तुम लोगों का ख्याल रखना अब इसकी जिम्मेदारी है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ इससे कह दीजिए। मैंने कहा, हमारी जरूरत सिर्फ ये है कि हम यहाँ डिस्टर्ब ना हो। मेरा मतलब है यहाँ आपके दोस्तों की आमदोरफ्त। रोशन बाबू ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे कोई यहाँ नहीं आएगा। अगर मेरा कोई दोस्त इधर आ भी गया तो बीबी उसे संभाल लेगी। वैसे इत्मीनान रखो, यहाँ किसी को तुम लोगों की मौजूदगी की हवा भी नहीं लगेगी। वैसे मेरे ख्याल में 2-4 रोज में हंगामे जरा ठंडे हो जाएंगे तो तुम लोगों को अपने पहाड़ी वाले बंगले पर मुंतकिल कर दूंगा। वहां किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं, तुम लोग आराम से वहां रह सकोगे। मैंने कहा, ये हंगामे 2-4 दिनों में ठंडे होने वाले नहीं हैं रोशन बाबू। अगर आम आदमियों का मामला होता तो ये बात मुख्तलिफ होती, लेकिन असल किस्सा ये है कि ब्लैक कैट्स के कमांडोज भी हमारे हाथों मारे गए हैं और तुम समझ सकते हो कि इस तरह मामला कितना संगीन हो गया है। क्या 2-4 दिन में हंगामे सर्द हो सकते हैं? रोशन बाबू ने कहा, मुझे कन्याकुमारी ने बताया था ब्लैक कैट्स फोर्स कायम तो किसी और मकसद के लिए की गई थी, लेकिन अब ये एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है। अब इस फोर्स पर भी रॉ का कब्जा है और रॉ इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं कुछ कहना चाहता था मगर फोन की घंटी बज उठी। नरगिस ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। वो 1-2 मिनट फोन पर बात करती रही, फिर रोशन बाबू की तरफ देखते हुए बोली, क्लब से तुम्हारा फोन है, सुशीला बात करेगी। रोशन बाबू ने अपनी जगह से उठकर उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। चंद मिनट तक बात करता रहा और रिसीवर रख दिया। फिर नरगिस की तरफ देखते हुए बोला, क्लब में वीकेंड के लिए एक प्रोग्राम बन रहा था, उसके लिए मुझे भी एक जिम्मेदारी दी गई थी। आज उस सिलसिले में सुशीला से मीटिंग थी, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं पहुंची थी। अब वो फोन पर इसीलिए बात कर रही थी। मैंने उससे माजरत कर ली है कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकूंगा, मेरी बजाय प्रताप सिंह को ले लिया जाए। नरगिस ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है। तुम किसी प्रोग्राम में बेशक हिस्सा न लो, लेकिन अगर क्लब चले जाओ तो तुम्हें शहर के हालात की खबर मिल सकती है। रोशन बाबू ने कहा, गुड आइडिया। फिर घड़ी देखते हुए बोला, इस वक्त 12:30 बजे हैं, मेरी वापसी में 2-2:30 बज सकते हैं। तुम मेहमानों के आराम का बंदोबस्त करो। मेरा ख्याल है इन्हें ऊपर पीछे वाला कमरा दे दो। अगर मेरी वापसी तक ये सो न गए तो गपशप होगी। उसके थोड़ी ही देर के बाद रोशन बाबू क्लब चला गया। रत्ना ने गाड़ी पोर्च से जरा आगे दरख्त के नीचे खड़ी की थी। नरगिस गिराज से कार का कवर निकाल लाई और मैंने कन्याकुमारी के साथ मिलकर शोभा वाली कार के ऊपर डाल दिया, ताकि अगर कोई यहाँ आए भी तो उसे वो कार नजर ना सके। अंदर आकर कन्याकुमारी ने रत्ना और मेरी तरफ देखते हुए कहा, आओ तुम लोगों को कमरा दिखा दूं। हम दोनों ने अपनी राइफलें उठा ली और कन्याकुमारी के साथ ऊपर वाले हिस्से में आ गए। ये हिस्सा भी बहुत कुशादा था। कन्याकुमारी ने आखिर में एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर बत्ती जला दी। उस कमरे को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत वसी और इस कमरा था। दरमियान में बहुत बड़ा गोल बेड था जिस पर शानदार मखमली चादर बिछी हुई थी। कालीन दबीज था। दीवार के साथ एक सोफा सेट भी रखा हुआ था। उस कमरे की हर चीज बहुत शानदार और कीमती थी। मैंने मुड़कर रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात थे। कन्याकुमारी ने कहा, बीबी का कमरा नीचे है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो
तो बेड के साथ लगा हुआ ये बटन दबा देना, बीबी के कमरे में घंटी बजेगी और वो यहाँ आ जाएगी। वैसे ये बेल रात के इस्तेमाल के लिए है, दिन में तो तुम लोग दरवाजे में खड़े होकर बीबी को आवाज दे सकते हो। कन्याकुमारी ने कहा, ये कोठी हमारे लिए बिल्कुल महफूज है। हम 2-4 दिन जहाँ रहेंगे और फिर मौका मिलते ही पहाड़ी वाले मकान पर चले जाएंगे। वहां हम किसी मुदाखलत के बगैर आजादी से रह सकेंगे। फिर वो उठते हुए बोली, रोशन बाबू ने वापस आकर कोई खास बात बताई तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। अगर कोई खास बात ना हुई तो सुबह मुलाकात होगी। अब तुम लोग आराम करो। वो बाहर चली गई और रत्ना कुमारी ने दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दिया।